एडमिट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ इट वर्क्स फॉर यू इन द एग्जाम्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, हम लोग जब हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने आता है कि आखिर ये जो वर्ड हिस्ट्री है इसकी ओरिजिन कहां से है। ठीक है भाई, और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो हिस्ट्री को रीड करते हुए सबसे पहले हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर सॉर्ट आउट करने होते हैं। पहला मैटर ये होता है इसकी ओरिजिन के बारे में, और दूसरा होता है इसके एलिमेंट्स के बारे में, इसके तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये दो चीजें हमें सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट आउट करनी है। चलिए वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले जो मैटर है वो है ओरिजिन। तो हिस्ट्री की ओरिजिन की हम लोग बात करें, यहां पर हम लोग एक छोटी सी हेडिंग कर लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। सो ओरिजिन की बात करें, देन हिस्ट्री की ओरिजिन जो है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है आप लोगों से, एंड दैट इज द पेशेंस। मेरे ढेर सारे दोस्त हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और सबका एक ही मानना होता है कि अगर स्टूडेंट के अंदर पेशेंस नहीं है ऑनलाइन के अंदर में, तो निश्चित रूप से फिर वो गड़बड़ कर जाएगा। तो हैव पेशेंस, धैर्य रखिए और इत्मीनान से क्लास को जो है फॉलो कीजिए। ओके, हिस्ट्री की ओरिजिन की हम लोग बात करें तो ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन होती है वर्ड हिस्टोरिका से। इसकी ओरिजिन किससे होती है? इसकी ओरिजिन है वर्ड हिस्टोरिका से। ठीक है भाई, और हिस्टोरिका जो है दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा है, एंशियंट लैंग्वेजेस हैं ये, यूरोप की ग्रीक, लैटिन, वहां से निकला हुआ है ग्रीक। और हिस्टोरिका का जो मीनिंग होता है, जो इसका मतलब होता है, स्क्रीन पर बच्चों ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा आप लोग। हिस्टोरिका का मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट। क्या मतलब होता है हिस्टोरिका का? टू इन्वेस्टिगेट, दैट इज जांच करना, ये मतलब होता है हिस्टोरिका का। मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री के अंदर में जो लोग ये कहते हैं कि आपको रटना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा झूठ कहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में इन्वेस्टिगेशन पर चलती है। यहां पर सारे कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और जो इन कड़ियों को जोड़ना जान गया, इनके बेस के लिंक्स पहचान गया, उसके लिए हिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि आपके एग्जाम के अंदर में, एनडीए के अंदर में कई बार क्वेश्चंस आते हैं इवेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करने वाले, कि इवेंट्स को ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ठीक है भाई, और जब इवेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करने की बात की जाती है, जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं वो निकलते हैं 1885 से लेकर 1947 के बीच में। अब यार, इस टाइम पीरियड के बीच में इतनी ढेर सारी घटनाएं हैं कि आप क्या महीनों के नाम याद करेंगे? एक एक साल में, एक एक साल में 4-4, 5-5 घटनाएं हैं। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं अपनी बात। साल 1919 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इंडियन हिस्ट्री का, साल 1919। क्या हुआ 1919 में? 1919 में सबसे पहले तो आया रॉलेट एक्ट। अच्छा भाई, रॉलेट एक्ट के बाद में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारत में खिलाफत आंदोलन बहुत तेजी से मजबूत होना शुरू हुआ, और 1920 आते आते हिंदुस्तान के अंदर में एक आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1922 में जाकर के ये आंदोलन जो है बंद हो गया। अब आप देखिए, इतनी ढेर सारी घटनाएं हो गई हैं, अब इनको अगर ऑर्डर में अरेंज करना पड़े तो कैसे करोगे? मैं बताता हूं आपको।
मैं बताऊंगा आपको वो चीज। देखिए, रॉलेट एक्ट के लाने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसे कमजोर करना चाहते थे, और ऐसे में वो क्या लेकर के आ गए? रॉलेट एक्ट, कि अगर किसी ने भी हमारे खिलाफ में काम किया तो उसको उठा के हम जेल में डाल देंगे। और रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए जब लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई। गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हुए और गांधी जी ने प्लान बनाया कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं तो हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके लिए गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किया। खिलाफत आंदोलन के अंदर में मुस्लिमों का साथ देने के लिए हिंदुओं को भी इनवाइट किया गया और हिंदू आए। हिंदू जब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जब बढ़ गई, तो इसी जगह से गांधी जी ने एक आंदोलन की पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड बना दिया, एंड दैट इज नोन एज नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। एंड इन नॉन कोऑपरेशन गांधी जी वाज सेइंग, गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी कह रहे थे कि हिंसा नहीं करनी है। और चौरी चौरा के अंदर में अंग्रेजों ने पहले हमको मारा और फिर हमने उनको मारा, और ऐसे में गांधी जी ने नाराज होकर के पूरे आंदोलन को बंद कर दिया। अब आप देखिए ये चैन कैसे जुड़ी गाइस। फटाफट आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर में कि आप लोगों को समझ में आया कि कैसे धागे जुड़े हुए हैं। जब आप यहाँ पर पेशेंस के साथ में धैर्य पूर्वक तरीके से सुनते हैं, चीजों को फॉलो करेंगे, आप मेरे साथ में क्लास बाय क्लास चलेंगे, तो आप पाएंगे कि चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि 450 प्लस का जो हमारा टारगेट है इन वन अटेम्प्ट, वो हम निश्चित रूप से हासिल कर जाएंगे। ओके गाइज, ओके ओके। सुरेश तिवारी, आदित्य चौरसिया, ओके, प्रशांत, ठीक है भाई, शौर्य, भगत सिंह, ओ माय गॉड, वी हैव भगत सिंह ऑल्सो। हमारे क्लास में भगत सिंह भी हमारे साथ में। ओके, आप आफ्टर दिस लकी, तुषार, प्रतीक, ओके। मैंने कहा था आप लोग अगर इस कोर्स के अंदर में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चीजें और बेहतर तरीके से जब समय होता है तो वो चलती हैं। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। ये तो मैंने एक आपको एक एग्जाम्पल दिया आपको कि ये किस तरीके से चीजें यहाँ पे चली हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। आप इस एग्जाम्पल को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये सब चीजें मुझे फिर से बतानी है आप लोगों को आगे चल के। ठीक है, और अब तक हम लोगों ने क्या बात कर ली है जरा स्क्रीन पे देख लेते हैं। हिस्ट्री की ओरिजिन देख ली, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, किस तरीके से लिंक्स बनेंगे उसका मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब हम लोग जरा हिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, और हिस्ट्री के एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हमको दिखाई पड़ते हैं हिस्ट्री के अंदर में। पहला एलिमेंट क्या होता है? पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की घटनाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पास्ट इवेंट्स। अच्छा, सेकंड एलिमेंट क्या होता है? स्क्रीन पर निगाह रखेंगे। सेकंड एलिमेंट जो है वो है क्रोनोलॉजी। सेकंड एलिमेंट क्या है भाई? क्रोनोलॉजी। हिंदी में कहते हैं समय का क्रम। हिंदी में क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट्स? समय का क्रम। और थर्ड नंबर पर आता है कॉन्टिन्यूटी। थर्ड नंबर पर क्या आता है? कॉन्टिन्यूटी। हिंदी में कहते हैं निरंतरता। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बेस में कोई दिक्कत ना रहे। देखिए अभी अभी यहां पर है क्या चीज? आप तुषार, मेरे हिसाब से आपके एरिया में नेटवर्क का इशू होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि ये इशू तभी आता है जब नेटवर्क कनेक्टिविटी में इश्यूज होते हैं, देन ओनली, क्योंकि वहां बफरिंग में समय काफी लेता है फिर। चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग।
और मैं बता रहा था आप लोगों को कि पास्ट इवेंट्स, क्रोनोलॉजी एंड कॉन्टिन्यूटी। देखो कई सारे बच्चे सोच के चलते हैं कि हिस्ट्री में तो केवल पास्ट इवेंट्स हैं और कुछ है ही नहीं, और वो बच्चे यही धोखा खा जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर में पास्ट इवेंट्स तो हैं, लेकिन ये पास्ट इवेंट्स ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ में, एंड दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूटी। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपके पास्ट को प्रेजेंट से होते हुए कनेक्ट करता है। कहां से? आपके फ्यूचर से। मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर के अंदर में प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, इस बात को अगर समझना है तो एक बारी पास्ट पर निगाह डालनी पड़ेगी। कुछ लोग 1962 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 1967 को मिस कर जाएंगे। 1967 वो साल था जब इंडियन आर्मी ने चाइनीज सोल्जर्स को बहुत बुरे तरीके से पीटा था और बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था एक झड़प के अंदर में चाइनीज सोल्जर्स को, और कैसे सिक्किम को उनकी नाक के नीचे से हम निकाल के लेके चले आए। तो ये सब वो चीजें हैं जो चीन के दिल में एक कांटे की तरह चुभी हुई तो होंगी। और जिस तरीके से हिंदुस्तान का अभी उभार हो रहा है, उस उभार को निश्चित रूप से चीन बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेगा। और यही सब चीजें हैं जो कि प्रेजेंट के अंदर में जो खड़ा है, आप टेंशन जो देख रहे हैं बॉर्डर पर, वो टेंशन इसीलिए आपको दिखाई पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? तो हिस्ट्री जो है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से बाकायदा कनेक्टेड है, एंड दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आप तो पढ़ाते हुए ना इतने सारे ईयर बता दे, तो हम कैसे करें सर? तो मेरा आपको जवाब यह होता है, बेटा हिस्ट्री के अंदर में ईयर्स तो होते हैं, लेकिन सारे रटने नहीं होते हैं, रटने नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? ये बहुत बड़ा एक बच्चों के बीच एक मिथ है। इवन अगर आप कभी मौका मिले, आप लोगों ने से पढ़ा तो होगा, लेकिन उस समय उम्र काफी कम थी तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी को उठा के देखें तो क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में ये बात, तीनों एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में सब में लिखा हुआ है कि अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री के अंदर में केवल ईयर्स हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर में केवल ईयर्स नहीं है। हिस्ट्री घटनाओं का ताना बाना है। ईयर्स को रटना इतिहास को समझना नहीं होता है। इतिहास को अगर समझना है तो आपको घटनाएं जोड़नी पड़ेंगी, डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों के, तब जाकर के आप सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है भाई? तो चलिए, ये तो मैंने एलिमेंट्स के बारे में आपसे डिटेल चर्चा कर दी। मैं अपनी क्लास को शुरू करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर में जो सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला मुद्दा जो मैं बताऊंगा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, वो मुद्दा कौन सा होने वाला है? वो मुद्दा होने वाला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हिंदी में कहे तो भारत में यूरोपियनों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियनों का आगमन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये यूरोपीय भारत आए क्यों थे? नंबर 1 पहला क्वेश्चन। और नंबर 2 कि वो जो बचपन में आपने सुना था वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, क्या वो बात सही है? क्या वो बात सही है? ठीक है भाई, ओके। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग जरा समझेंगे। यहाँ पे मनन गोयल, बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं मनन, तुम्हें मनन बिल्कुल मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। और जहां तक मुझे लगता है कि आप मुझे पहले एनडीए के 45 डेज वाले कोर्स में मुझे मिल चुके हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि 45 डेज वाले कोर्स में मेरे साथ थे और वो फिर से जो है उन्होंने यहाँ पे भरोसा दिखाया है सफलता क्लासेस के ऊपर में, और फिर से मेरे साथ में आए हैं यहाँ पे वो लोग? ओके, काफी लोग दिख रहे हैं भाई। तो सबसे पहले तो मैं इन रिपीटर्स का, उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमारे साथ 45 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और उनको इतना पसंद आया कि वो 75 डेज के हमारे कोर्स के अंदर में भी आए, जहां पर इन डेप्थ नॉलेज हासिल कर सके। सो आप सभी का बहुत स्वागत है।
जिन्होंने भरोसा दिखाया सफलता क्लासेस में दोबारा से। ओके, समझ गया प्रशांत? समझ गया? अरे रॉकी हैंडसम तुषार, वेलकम तुषार। कोई बात नहीं, आप ये गुरु और शिष्य का संबंध पहली बार बन रहा है तुम्हारे साथ, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन यादें लेकर के आप यहाँ से निकलेंगे और सिलेक्शन निकालेंगे, ठीक है? और फिर अमर उजाला के ऑफिस में निश्चित रूप से जो है एक सेल्फी तो बनेगी। ओके, तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की क्लासेस यूट्यूब पे डेली चलती हैं, 8:30 बजे से वो सेशन मैं ही लेता हूं। डेली उस सेशन को लें, क्योंकि आपके एग्जाम एनडीए के अंदर में कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, ठीक है भाई? तो वो सेशन आप वहां 8:30 बजे सुबह डेली लिया करें, ठीक है? और बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, हिस्ट्री में मैं आपके साथ में हूँ ही यहाँ पे, ठीक है भाई? एंड निश्चित रूप से सफलता हमें निश्चित रूप से हासिल होगी, ठीक है भाई? ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया को देखते हुए, इसको व्यू करते हुए जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर यूरोप और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो कैसे बिल्ड हुए हैं। चलिए, मैं आप लोगों को एक छोटे से डायग्राम से पहले बताता हूं, फिर मैं आपको ओरिजिनल मैप दिखाऊंगा, ठीक है? जरा स्क्रीन पर देखिए। देखिए, इस दुनिया के अंदर में 3 ऐसे महाद्वीप हैं, 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कि एक दूसरे से जमीन के रास्ते जुड़े हुए हैं। और ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एक है एशिया। ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एक तो एशिया है, एक कौन सा है? यूरोप है, और एक है अफ्रीका। ये 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो जमीन के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ के जो लोग थे वो प्राचीन समय से, आज से हजारों साल पहले से, जब इसका नाम यूरोप नहीं था, इसका नाम एशिया नहीं था, और इसका नाम अफ्रीका नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज माइग्रेट करते थे एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ। तब से हमारे संबंध बने हुए हैं। वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, अलग अलग लोग आते गए, और इन्हीं सबके बीच में एक व्यक्ति की एंट्री हुई, और इस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर। इस व्यक्ति का नाम था सिकंदर। क्या नाम था इसका? इसका नाम था सिकंदर या अलेक्जेंडर। अरस्तु का शिष्य, मैसिडोनिया का रहने वाला, मकदूनिया का निवासी। मकदूनिया कहां पड़ता है? पूर्वी यूरोप का बाल्कन आइलैंड वाला हिस्सा है मैसिडोनिया। अभी तो कंट्री है मैसिडोनिया। एंड एट दैट टाइम इट वाज द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। महान रोमन साम्राज्य का हिस्सा था उस समय ये। और सिकंदर विश्व को जीतने के लिए अपने अभियान पर निकलता है कि हम पूरी दुनिया जीतेंगे। अच्छा, सिकंदर सबसे पहले जिस एरिया को जीतने के लिए निकला, वो एरिया कौन सा था? सिकंदर जिस एरिया को जीतने के लिए सबसे पहले निकला, वो एरिया कौन सा था? एंड दैट वाज, वो एरिया था पारसी, पर्शियन एम्पायर का एरिया था। क्योंकि उस समय पूरी दुनिया के अंदर में पर्शियन एम्पायर ही सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। पारसी, पारसी मतलब कहां के लोग? ईरान के लोग। सबसे ज्यादा ताकतवर लोग पूरी दुनिया में उस समय ये थे। और सिकंदर ने पर्शियन एम्पायर को तहस नहस कर दिया। अच्छा भाई, सिकंदर ने जब पर्शियन एम्पायर को तहस नहस कर दिया, तो ईरान के पड़ोस में ही कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान का एरिया है। जी हाँ, अफगानिस्तान का एरिया है। और अफगानिस्तान ये हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें, तो अफगानिस्तान में था गांधार महाजनपद। जी हाँ, गांधार महाजनपद, ठीक है? गांधारी दुर्योधन की मम्मी, गांधार नरेश मामा शकुनी कहाँ के थे? गांधार, दैट इज अफगानिस्तान के थे वो। और इस रास्ते से होता हुआ
जो सिकंदर है वो एंटर होता है इंडियन टेरिटरीज के अंदर में। अब मैं जरा आपको मैप दिखाता हूं, अब जरा मैप देखिए, अब आपको चीजें यहां से और बढ़िया समझ में आएंगी। जरा फटाफट गाइस, जरा फटाफट आप लोग मैप देखो और मुझे बताओ कि मैप आपको विजिबल है या नहीं। पहले आप मुझे ये बताइए। शक्ति वो यूट्यूब की वो जो है करंट अफेयर्स के आपके लेक्चर्स हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर में चल रहे हैं, करंट अफेयर्स वाले, बाकी सब जूम पे चलेगा। ठीक है भाई। और प्रशांत, एक्चुअली बोलते हुए ना वॉइस फ्लक्चुएट होता है। अब हमेशा हर मुद्दे को तो एक वॉइस में नहीं बता सकते हैं ना, ऐसे गाना समझो, गाने में सुर लय ताल होती है ना, वैसे ही मेरे बोलने में भी सुर लय ताल होती है। ठीक है, ओके। और संदीप कुमार, क्या डाउट है बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है संदीप, अगर हम लोग इस बार की बात करें, इस बार जो आपका एनडीए जो होना है, जो एग्जाम होना है आपका, आप उसकी अगर हम लोग बात करें तो आपको एटलीस्ट 8 से 9 महीने का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो एग्जाम अप्रैल में होना था वो सितंबर में चला गया है, और एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों को मिला दिया है, तो कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। हमारे यूट्यूब के ऊपर में अप्रैल से लेकर के सेशंस मौजूद है, अप्रैल का पूरा मौजूद है, मई का मौजूद है, इसके अलावा जून जितना बीत चुका है, करीब 2.5 महीने का पूरा करंट अफेयर्स वहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है भाई। संदीप, मेरे हिसाब से मैं आपके ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। कृष्ण कुमार, वेलकम डियर, वेलकम टू यू। ओके, ठीक है भाई। ओके कुशाग्र, थैंक यू कुशाग्र, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट कि आपने सिर्फ मेरा ऐड देख करके ही आपने एडमिशन ले लिया। ओके, आप संदीप कुमार, मेरे हिसाब से मैंने जवाब दे दिया है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल बेटा, वो सारी पीडीएफ भी मिलेंगी आपको। चलिए भाई, स्क्रीन पर देखिए दोबारा से, और हम लोग जरा इस मैप को समझते हैं। गाइस, फोकस करिए, फोकस करिए भाई स्क्रीन के ऊपर में। चलिए, आप मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और मेरे साथ में लगातार आप इंटरैक्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो जो मेरे सवाल होंगे उनको इंटरैक्ट करते जाना है मेरे साथ में। चलिए भाई, आप अमन कुमार चौधरी, अमन बेटा, सफलता क्लास का यूट्यूब चैनल है, वहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक जो है वो क्लासेस चलती हैं। फाइन, अच्छा भाई, चलिए स्क्रीन पर देखिए, ये है मैसिडोनिया, मैं स्टार मार देता हूं, ये है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया आप देख रहे हो कहां पर स्थित है? मैसिडोनिया स्थित है यूरोप के अंदर में। कहां स्थित है? यूरोप में स्थित है। अच्छा भाई, और सिकंदर यहीं से निकला है, और यहां से ये एरिया कौन सा है मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ये ना तो पुराने वाले हैं। ये एरिया है तुर्की का। अच्छा, तुर्की से होता हुआ ये बंदा इन सारे एरियाज को जीतता हुआ यहाँ पे मिस्र भी पहुंचा, मिस्र भी जीता इसने। इन सारे एरियाज को जीतता हुआ कहां पहुंचा है? पर्शिया। पर्शिया का मतलब कौन सा एरिया हो गया स्टूडेंट्स? पर्शिया का मतलब हो गया ईरान। और आप फिर ये देखिए कि ये पहुंचा है गांधार। यहां देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है गांधार, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गांधार। और फिर आप देखिए गांधार को पार करके ये हाइडेस्पस के किनारे पहुंचता है। कहां पर? हाइडेस्पस। और हाइडेस्पस का मतलब कौन सी नदी है? हाइडेस्पस का मतलब है रिवर झेलम। कौन सी नदी है? रिवर झेलम। और इस तरीके से सिकंदर हिंदुस्तानी एरिया के अंदर में आता है, और इसी झेलम के किनारे इसका भयानक युद्ध होता है पोरस से। खैर, ये सब अलग कहानी है, ये प्राचीन भारत का हिस्सा है। मैं अभी आपको सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूं मॉडर्न के अंदर में, कि किस तरीके से यूरोप और एशिया या यूरोप और भारत के संबंध प्राचीन समय से स्थापित थे।
आप लोग मुझे अब सिर्फ इतना बता दो कि वास्को डिगामा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ होगा, वो तो 1498 में आएगा। और सिकंदर हिंदुस्तान कब आ गया? सिकंदर हिंदुस्तान आ गया 326 बीसी में। मतलब कि जीसस का भी जन्म नहीं हुआ था। जीसस के पैदा होने के 326 साल पहले सिकंदर हिंदुस्तान आदम का है। आ रही बात समझ में? तो आप मुझे बताओ कि हिंदुस्तान की खोज क्या वास्को डिगामा ने की थी? बताइए भाई, क्या हिंदुस्तान की खोज वास्को डिगामा ने की थी? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल नहीं की थी। अब आप सोच रहे होंगे ओके, हिंदुस्तान की खोज सिकंदर ने की थी, आप यही सोच रहे होंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ये गलत सोच रहे हो। अरे बात समझ, देखो भगत सिंह ने जवाब भी दे दिया है, अलेक्जेंडर। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं गलत, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इस समय खोज वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये सारे एरिया जमीन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य थे उस समय, और आचार्य चाणक्य को यूनानियों की जानकारी थी। अरे बात समझ में? फारस के लोगों को हिंदुस्तान की जानकारी थी, हमको फारसियों की जानकारी थी। तो हमारे यहाँ पर हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। हमारे बीच जमीन के रास्ते व्यापार वगैरह भी चलता था। और ये हमले वगैरह तो आप देख ही रहे हो, हमले वगैरह भी हुए हैं यहाँ पे। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अफ्रीका, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये तीन महाद्वीप आपस में शुरुआत से जुड़े रहे हैं। लोगों का माइग्रेशन होता रहा है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। यहाँ खोज जैसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर खोज व क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आया क्यों, हमें पढ़ाया क्यों गया? आप बिल्कुल सोच रहे होंगे। बताओ भाई। आप पराग यूनानी बोलो या ग्रीस बोलो, एक ही चीज है। यूनानी को हम लोग उनकी लोकल लैंग्वेज में ग्रीस कह देते हैं, और जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो यूनानी कह देते हैं। यूनानी बोलूंगा, ग्रीस बोलूंगा, अब एक ही समझिएगा। जैसे कि अलेक्जेंडर और सिकंदर, अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि अरे सिकंदर अलग होगा, एक ही है। अलेक्जेंडर को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो सिकंदर कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया हमने। अरे भाई इन्होंने भी तो नाम बदले थे हमारे, इन्होंने हमारी नदियों के नाम बदल दिए। सिकंदर के लोगों ने क्या किया, सिंधु नदी का नाम क्या रख दिया, इंडस। इन्होंने हमारे नाम बदले, हमने इनके नाम बदले, हिसाब बराबर। टू मच फन। क्या बात है? आगे बात समझ में? हाँ भाई, कौन था बच्चा था? हाँ बिल्कुल कृष्ण कुमार। ये सब अनुवाद के सब झोल हैं, ये सारे के सारे हम लोग कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन का झोलम झाल है पूरा का पूरा। ठीक है भाई? ओके ओके गाइस, गॉट इट। पराग, एक बार रिप्लाई कीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। ऋषभ, वी विल कम ऑन दिस पॉइंट। ओके चलिए भाई। आप ओके सीमांत, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं हम लोग यहां से। इट्स ऑल फाइन। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिकंदर और पहले से ही जो है इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशंस बिल्ड हो रखे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। एंड सडनली समथिंग हैपेंड in Turkey. And what happened in Turkey? Let me show you on the map. एक मैप है यहाँ पे मेरे पास में, आप मैप पर देखिए। आप see actually what happened here in the year in the 7th century, in the 7th century, in the 7th century अरब के एरिया में राइज हुआ इस्लाम रिलीजन का। और जब इस्लाम रिलीजन का राइज हुआ तो यहां से ताकत बढ़ना शुरू होती है अरब्स की। ताकत किसकी बढ़ेगी? अरब्स की।
अभी अरब्स की ताकत बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो अपने एम्पायर को बिल्ड करेंगे, और जब उन्होंने अपने एम्पायर को बिल्ड किया तो वो कहां तक पहुंच गए, वो तुर्की तक पहुंच गए, वो अफ्रीका की तरफ पहुंचे, वो इंडिया की तरफ भी आएंगे, और हिंदुस्तान के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम वगैरह के अटैक्स होंगे। एंड मीनवाइल जो अरब्स थे उन्होंने तुर्की के ऊपर में कब्जा कर लिया इन द ईयर 1453। यस, in the year 1453 when Arabs captured Turkey, then they blocked land route from Europe to Asia। आप देखो ना कि तुर्की यूरोप और एशिया के ब्रिज पर है, और यहां से क्या हुआ, यूरोप और एशिया के बीच का जो लैंड रूट है वो ब्लॉक हो गया, और जब ये लैंड रूट ब्लॉक हो गया तो अब क्या होगा, अब ये व्यापार कैसे चलेगा, और इस चीजों को मैनेज करने के लिए यूरोपियंस ने इंडिया तक आने वाले जो जमीन के रास्ते हैं उनके लिए एक तलाश शुरू की कि जमीन के रास्ते ढूंढते हैं हिंदुस्तान तक जाने के लिए। ठीक है भाई, और जब जमीन के रास्तों की बात शुरू हुई तो इसमें अलग अलग कंट्रीज ने एफर्ट डाले, ठीक है, लेकिन जिसको सबसे पहले सक्सेस मिला वो कंट्री कौन सा था, दैट वाज पुर्तगाल, दैट वाज पुर्तगाल। और पुर्तगाल से भी वास्को डिगामा सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन वास्को डिगामा के पहले एक व्यक्ति था, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड बार्थोलोमिया डियाज, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड बार्थोलोमिया Diaz, okay, and Bartholomew Diaz was the person, he was the person जिसने इंडिया तक आने के लिए जो सी रूट है वो ढूंढने का कोशिश किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दिस फैक्ट कि आपको ये मैप विजिबल है, आप आई थिंक सो विजिबल है, अदरवाइज तक आप लोगों ने मुझे मैसेजेस कर ही दिए होते। ठीक है भाई, और यहाँ पर आप देखिए यू कैन सी रेड लाइन, आप यहाँ पे रेड लाइन देख रहे होंगे, यू कैन सी दिस, एंड ये जो रेड लाइन है ये रूट है बार्थोलोमिया डियाज का, और बार्थोलोमिया डियाज वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड टू केप ऑफ गुड होप। एंड देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, कहानी में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, एक्चुअली केप ऑफ गुड होप की जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है, दैट वाज डन बाय बार्थोलोमिया डियाज, इसकी खोज बार्थोलोमिया डियाज ने डेफिनेटली की थी, और उस समय बार्थोलोमिया डियाज ने इसको नाम क्या दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म, डियाज ने इसको नाम क्या दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म। और केप ऑफ गुड होप जो नाम है, दिस नेम विल बी गिवन बाय वास्को डिगामा, और जो नाम ज्यादा पॉपुलर है वो नाम पॉपुलर कौन सा है, केप ऑफ गुड होप। गाइज आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि ये नेम का स्टोरी क्लियर है आपको, केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय बार्थोलोमिया डियाज, डियाज ने इसको कहा था केप ऑफ स्टॉर्म, एंड केप ऑफ गुड होप नेम वाज गिवन बाय वास्को डिगामा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दिस फैक्ट, फटाफट रिप्लाई करो। ओके ठीक है, सुरेश, आदित्य, फाइन। Vishwasri, Vishwasri, listen dear. Cape of Good Hope, this is a place in South Africa. Guys, listen to me very carefully. Pratik Kaushik, you can see also dear. Cape of Good Hope, this is a place in South Africa. Okay, and when Bartholomew Diaz reached this place, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे अटलांटिक और इंडियन ओशन दोनों मिलते हैं, और यहाँ का मौसम जो होता है, जो यहाँ का वेदर रहता है, बड़ा तूफानी रहता है, लगातार तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती रहती है यहाँ पे। तो भाई यह है क्या चीज, बार्थोलोमिया डियाज ने इसको नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म, और डियाज को लगा कि दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ, धरती का ये आखिरी बिंदु है। एंड डियाज ने बोला कि अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, बिकॉज डियाज वाज अनअवेयर रिगार्डिंग दिस फैक्ट कि अर्थ राउंड है। यूरोप के अंदर में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि अर्थ राउंड है, दे वर थिंकिंग दिस थिंग कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। और उनको किसने बताया था ये चीज, उनको ये चीज बताई थी चर्च के लोगों ने।
चर्च के लोगों ने उनको बताया था ये चीज। ओके भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां से है क्या चीज कि बार्थोलोमियो डियाज यहां से वापस लौट जाता है और उसके जाने के बाद में अपनी जर्नी शुरू करता है इंडिया के लिए वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा इंडिया की तरफ कैसे पहुंचेगा, क्या क्या बातें होंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा, अभी फटाफट आप बता दो मुझे, ठीक है, कि अभी जिन बच्चों को डाउट था वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ ऋषभ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऋषभ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डियर। ओके ठीक है विश्वश्री, वेरी गुड, कंफर्टेबल है आप। चलिए अब हम लोग जो है अब एक काम करते हैं और अब हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर में जो यूरोपियन कंपनीज आई हैं वो किस ऑर्डर में आई हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर देखिए। पुर्तगीज हैं, इन द ईयर 1498 आए हैं। डच हैं, 1602 में आए हैं। डच कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। ब्रिटिश कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, 1608 में हैं। डेनिश डेनमार्क के थे, 1616 में आए थे। फ्रेंच 1664 एंड स्वीडिश 1731। अब इनमें से कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पुर्तगीज चूंकि सबसे पहले आए थे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डच ऑल्सो, ब्रिटिश ऑल्सो, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेनिश एंड स्वीडिश, डेनिश और स्वीडिश जो है ये मार्केट में जोकर्स है, आए तो थे बट कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाए। और इसके बाद हमें जिनको पढ़ना है वो है फ्रांसीसी। दैट मीन्स 6 यूरोपियन कंपनीज में से हमारे जो मतलब के हैं वो कितने हैं, 4 हैं। लेकिन आपको डेनिश वगैरह आए थे, कब आए थे, जरा इस पर आप निगाह रखेंगे। क्यों, क्योंकि कई बारी ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि आप इंडिया में यूरोपियन कंपनीज के आने का करेक्ट ऑर्डर क्या था, ये क्वेश्चन कई बारी आ जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। ऋषभ ऑब्वियसली यू विल गेट द पीडीएफ। भाई अगर मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, चीजें आपको लिखवा नहीं रहा हूं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द पीडीएफ। फाइन, एंड पीडीएफ विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि पीडीएफ जो होगी वो मेरे अपने क्लास नोट्स होंगे, जो मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में अपने, वो क्लास नोट्स होंगे पीडीएफ के अंदर में। ठीक है भाई, ओके, हैंड रिटन नोट्स होंगे, क्योंकि बच्चों की सबसे पहली चॉइस होती है कि उनको क्लास नोट्स मिले। फाइन, तो यू विल गेट द क्लास नोट्स। आप संदीप कुमार, इसके लिए आपका एक ग्रुप होगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर में या टेलीग्राम के ऊपर में, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द नोट्स। ठीक है, इसके साथ साथ में जो नोट्स होंगे ये आपको हमारी जो वेबसाइट है वहां से भी मिलेंगे। ठीक है भाई, ओके। आफ्टर द क्लास, मैक्सिमम कल तक। ठीक है भाई, क्योंकि मैं तो अभी क्लास के बाद में ही इनको जो है रात तक सेंड कर दूंगा टेक्निकल टीम को हमारी, एंड दे विल फॉरवर्ड इट। हाँ, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। ओके गाइस, सो आप ये मैंने बताया आपको कि कितनी यूरोपियन कंपनीज की यहाँ पे एंट्री हुई थी, ये मैंने चर्चा कर दी आप लोगों से। चलिए आगे चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से और देखते हैं जरा कि किस तरीके से वास्को डिगामा की एंट्री हुई है। हाउ मिस्टर वास्को डिगामा एंटर्ड इन इंडिया। ओके, और इंडिया के चक्कर में मिस्टर कोलंबस ने कौन कौन से जलवे, कौन कौन से गोल खिलाए। मैंने अभी आप लोगों से बात की थी बार्थोलोमियो डियाज की। बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, वहां से वापस लौट गया। एंड एक और बंदा था, इटली का बंदा था, इटालियन पर्सन था, और इसका नाम था कोलंबस। देयर वाज अ पर्सन एंड हिज नेम वाज कोलंबस। एंड कोलंबस सेड दिस, ओह यू पोर्तुगीज स्टूपिड, मैं ढूंढूंगा रास्ता इंडिया तक। और ये कोलंबस निकला ढूंढने के लिए इंडिया, और ये कहां पहुंचा, ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ फ्लोरिडा। ये एरिया है फ्लोरिडा का, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। और ये एरिया जो यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, ये एरिया है वेस्ट इंडीज का। ये एरिया कौन सा है, वेस्ट इंडीज का एरिया है।
और ये बंदा फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के इलाकों में पहुंचा। अब इसको लगा कि ये इंडिया आ गया, और ये कोलंबस मरता मर गया। इसको यही नहीं मालूम चला कि ये इंडिया नहीं है, ये कोई और जगह है। यस कोलंबस को लग रहा था कि ये इंडिया है। और कोलंबस ने, यहाँ के जो लोग थे उनके चेहरे लाल रंग के थे, और कोलंबस ने उनको नाम दिया रेड इंडियंस। कोलंबस कॉल्ड देम रेड इंडियंस। और इसीलिए अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जो अबोरिजिन्स हैं वहां के, उन्हें आज भी क्या कहा जाता है? आज भी वो कहलाते हैं रेड इंडियंस। एंड आफ्टर कोलंबस देयर वाज अ पर्सन अमेरिगो। एक बंदा था यहाँ पे अमेरिगो। एंड अमेरिगो ये भी जुड़ा हुआ था कहां से? इटली का। ही वॉज द सिटीजन ऑफ इटली। इटली का था अमेरिगो भी। एंड अमेरिगो जब यहाँ पर पहुंचा तब उसने इस बात को बताया कि कोलंबस ने कोई और नई जगह ढूंढी थी, वो इंडिया नहीं है। इसीलिए आप देखना कि अमेरिका का नाम अमेरिगो के नाम पर पड़ा है, ना कि कोलंबस के नाम पर पड़ा है। ओके, तो आप देखिए इंडिया को ढूंढने के चक्कर में कितना बवाल मचा हुआ है। ठीक है भाई, आप कितना यहाँ पे बवाल मचा हुआ है इंडिया के लिए। और अमेरिका के तो मूल निवासियों को हमारा थैंक यू बोलना चाहिए, इवन अमेरिकन को हमारा थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारे चक्कर में तुम मिल गए बेटा, नहीं तो पड़े रहते हो उधर अटलांटिक को पार करके, मिलते कभी बाद में, लेकिन हमारे चक्कर में जल्दी मिल गए। ओके, तो ये स्टोरी है, यहाँ पे शुरुआती कहानी ये थी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं जरा। बात करते हैं मिस्टर वास्को डिगामा की। यस, एंट्री होती है वास्को डिगामा की। अभी डियास फेल हो चुका था, कोलंबस से कुछ अच्छे इनपुट्स मिल नहीं रहे थे, और ऐसे में स्पेन का एक पड़ोसी मुल्क है पुर्तगाल, और पुर्तगाल से निकला वास्को डिगामा हिंदुस्तान आने के लिए। अच्छा भाई, वास्को डिगामा ने अपनी जर्नी शुरू की, और वास्को डिगामा जो है, स्क्रीन पर निगाह रखिएगा आप लोग, वास्को डिगामा पहुंचा केप ऑफ गुड होप। कहां पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। धीरज, एक बारी अपने सिस्टम को एक बारी चेक करो डियर, क्योंकि हमारे एंड से सब कुछ फाइन है। मेरी टेक्निकल टीम बैकएंड पे लगातार चीजों को मॉनिटर करती रहती है। अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल टीम मुझे तुरंत बता देती है कि देयर इज एन इश्यू। सो टेक्निकल टीम की तरफ से मुझे मैसेज आया है कि एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, वो मुझे हर 10-15 मिनट में 15 मिनट में मैसेज करते रहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। सो एक बारी अपना सिस्टम चेक करिए, कनेक्टिविटी चेक करिए धीरज, ठीक है, एंड you will get the right response. So let's have a look on the screen. So guys, stay alert and be focused, क्योंकि वास्को डिगामा की एंट्री हम लोग करवाने वाले हैं। फाइन, सी ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल ऋषभ, ऑब्वियसली। Aditya, after the class you will get the time and the time of audio query, and वहां पर आप मुझसे ऑडियो क्वेरीज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आदित्य, ठीक है। ऋषभ, दिस वाज द ब्लंडर। हमने यही तो मिस्टेक की कि हमने इस बात की तरफ एफर्ट ही नहीं डाले कि दुनिया के अंदर में कुछ और चल भी रहा है। ओके, दिस वाज द ब्लंडर, ये हमने बहुत बड़ी गलती की थी। मोहित, ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग मुझे बताओ कितने लोगों को मेरा फोटो विजिबल नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू? फटाफट रिप्लाई करो मुझे, जरा मैं देखूं कि ये एक दो लोगों की प्रॉब्लम है कि या कई लोगों की प्रॉब्लम है। फटाफट रिप्लाई करो, कितने लोगों को मेरा फोटो विजिबल नहीं है? ओके, ठीक है सौरभ।
ओके ऋषभ ठीक है, दिख रहा है। ओके ठीक है, अर्पित दिख रहा है। आदित्य विजिबल है आपको? कुशाग्र वो मेरे एंड पर नहीं है, तुम्हारे एंड पर है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दीपक, अमन विजिबल है, राजप्रीत भट्ट, सीमांत मेरा विजिबल है, जितिन नेगी विजिबल है। ओके, हिमांशु कुमार एवरीथिंग इज फाइन। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों को फोटो नहीं दिख रहा है, ठीक है, या जहां बफरिंग हो रही है, डियर वो आपके एंड से है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, और इससे ज्यादा स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर दी नहीं जा सकती है। आगे बात समझ में? हाईएस्ट स्पीड पर काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमारी टेक्निकल टीम कोई भी क्लास स्टार्ट होने के पहले स्पीड टेस्ट करती है। स्पीड टेस्ट होने के बाद ही हमारी क्लासेस को क्लियरेंस मिलता है कि क्लास चलने लायक है भी कि नहीं चलने लायक है। ओके। सो गाइस लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। सो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि वास्को डी गामा जो है वो पहुंचता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका के अंदर में एरिया है केप ऑफ गुड होप का एरिया। अच्छा, इसको जो केप ऑफ गुड होप का नाम है, दिस नेम वाज गिवन बाय वास्को डी गामा एक्चुअली, एंड हाउ इट हैपेंड एक्चुअली, लेट मी टेल यू द एक्चुअल स्टोरी। Actually, Cape of Good Hope, this is a place in South Africa, and South Africa में एक जगह है केप टाउन, और इसका जो एरिया है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर आप मैप चेक करेंगे ना, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पे। अच्छा, अब जब यूरोप से लोग इधर की तरफ आते थे, तो उन्हें इधर का जो दूसरी तरफ का एरिया है वो उनको दिखता नहीं था। उनको लगता था कि ये डेड एंड आ गया है। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं केप के बारे में। बेटा, जो केप होता है ना, ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। केप को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतरीप। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम लोग अंतरीप कहते हैं। ये जमीन का एक ऐसा एरिया होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, केप। अच्छा, अब आप लोग पहुंच गए होंगे पेनिनसुला पर। ऑब्वियसली आप पेनिनसुला पहुंच गए होंगे कि यार पेनिनसुला का भी तो सेम डेफिनेशन होता है। सो गाइज आई एम टेलिंग यू, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि केप की बात हो गई, पेनिनसुला के बता रहा था। पेनिनसुला भी एक ऐसा एरिया होता है जो थ्री साइड से पानी से घिरा होता है। पेनिनसुला भी। अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केप एंड पेनिनसुला? द डिफरेंस इज एरिया ऑफ पेनिनसुला इज लार्ज इन कंपेरिजन टू केप। केप का एरिया छोटा होता है, स्मॉलर इन एरिया, एंड जो पेनिनसुला होता है उसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। ये अंतर है यहाँ पे। अच्छा भाई, वास्को डी गामा जब यहां से आगे बढ़ा और उसे जगह दिखी, जमीन दिखी, देन ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड दिस प्लेस इज द गुड होप टू रीच टू इंडिया। यह जगह हिंदुस्तान तक पहुंचने की उम्मीद की एक किरण है, और तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? केप ऑफ गुड होप। आई थिंक सो आपको अब स्टोरी समझ में आ गया होगा केप ऑफ गुड होप नाम कैसे पड़ा। अमन कुमार, अमन बताओ, फटाफट बताओ, आपको ये स्टोरी समझ में आया? ऋषभ, हाँ, थैंक यू ऋषभ। ठीक है, चलिए आप, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक बारी फिर से देख लेते हैं। कई सारे बच्चों का रिप्लाई है यहाँ पे, मैसेज है मेरे पास में कि आदित्य विश्वश्री, एक बारी फिर से बता दीजिए। कोई बात नहीं। आप डियर, आपके एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन आप लोग देखें तो 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, 20 क्वेश्चंस उन्होंने बता रखे हैं। किसके? हिस्ट्री के। जी हाँ, गैट के अंदर में जो पार्ट बी होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं।
सॉरी, पूरे गेट के अंदर में जो 150 क्वेश्चन होता है, पार्ट बी के अंदर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 100 क्वेश्चंस में से करीब 50% क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, और जो बचा हुआ 50% होता है उसके अंदर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स मेनली उन्होंने ये लिखा हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के भी आते हैं, तो पॉलिटी भी आपको पढ़ाई जाएगी, आपको पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो वो केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की बात करते हैं, दैट्स इट। यू कैन सी द नोटिफिकेशन आल्सो, ठीक है भाई, ओके। हाँ, डेफिनेटली सिलेबस तो है बेटा, ठीक है। और हमें चीजें इत्मीनान से करनी है, और हमें अगर चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अटेम्प्ट करने के हिसाब से करनी है, देन वी नीड टाइम, समय तो लगेगा हमें पढ़ने में उन चीजों को, ओके। नहीं तो क्रैश कोर्स में बच्चों ने देखा था कि क्रैश कोर्स में कितनी स्पीड रहती थी, ठीक है भाई। चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। और वास्को डी गामा जो है, जब यहां पर पहुंचा और इस जगह से आगे उसको रास्ता दिखा, जब उसे रास्ता दिखा, देन उसने खुश होकर के कहा, दिस प्लेस इज अ गुड होप टू रीच टू इंडिया। ये जगह हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए उम्मीद की एक किरण है, और तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, केप ऑफ गुड होप। फटाफट आप मुझे बताओ, केप ऑफ गुड होप की स्टोरी आपको समझ में आई? गाइज, मैं वही बता रहा था आपको, केप ऑफ गुड होप की स्टोरी के बारे में। अभी आपको ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, आप लोग रिप्लाई करना, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं धीरे धीरे, ठीक है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइज। परसिवल, नाइस, वेरी गुड। परसिवल को पता है कि इस समय तो अंग्रेजों की एंट्री करवा दी थी मैंने इतने टाइम में तो, ठीक है। और अभी तो हमारा वास्को डी गामा भी ठीक से नहीं आ पाया आज, ठीक है, ओके। मोहित, वी आर हैविंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। परहैप्स आपने क्लास शायद लेट से ज्वाइन किया, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी तो वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं भाई। वास्को डी गामा अब यहां से होता हुआ आइलैंड के रास्तों से होता हुआ ये इंडिया में पहुंचता है, कहां पर, कैलीकट। कैलीकट कहां पे है, केरला में है। एंड कैलीकट का जो रूलर था वो था जमोरिन, और वास्को डी गामा मुलाकात करने जाता है जमोरिन से मुलाकात करता है वास्को डी गामा उसके कोर्ट में जाकर के, और जमोरिन वास्को डी गामा का वेलकम करता है कि बहुत अच्छे, समंदर के रास्ते आ गए तुम, और अब व्यापार चलेगा हमारा बढ़िया से। नाउ डॉट्स कनेक्ट करने का टाइम आ रहा है गाइस, इट्स टाइम टू कनेक्ट द टू डिफरेंट डॉट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दिस थिंग कि इंडिया और यूरोप के बीच का जो जमीन का रास्ता था वो किन लोगों ने बंद किया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट बताओ गाइस, जल्दी बताइए। इंडिया और यूरोप के बीच का जमीन का रास्ता किसने बंद किया था? वेरी गुड, अरब्स ने बंद किया था, ओके। एंड नाउ लिसन, आपके जवाब आ गए, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा लगा आपका जो यहाँ पार्टिसिपेशन था, और आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है भाई, ओके। सी, तो अभी है क्या चीज, जो अरब्स थे ना वो भी तो इंडिया आ रहे थे ट्रेड करने के लिए इस रास्ते से, जी हाँ। अभी आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अरब्स भी इंडिया आ रहे थे मसाले खरीदने के लिए, जिस मसाला व्यापार के लिए यूरोपियंस अपनी जान देने को तैयार हैं, इतना बड़ा समंदर ट्रेवल करके आ गए सिर्फ मसाले खरीदने के लिए हमारे यहाँ से, तो वो मसाले तो हमारे यहाँ अरब भी खरीद रहे थे। और अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं,
पहला क्वेश्चन ये, व्हाई स्पाइस ट्रेडिंग? स्पाइस ट्रेडिंग इसलिए बेटा क्योंकि यूरोप और अरब के अंदर में लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, और जहां पर नॉनवेज ज्यादा खाएंगे ऑब्वियसली उस एरिया में मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। और यूरोप और अरब के सबसे पास का एरिया जहां पर मसालों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा था, सबसे डाइवर्स था, वो एरिया था इंडिया। और आप लोग ये भी देखिएगा कि इसीलिए सबसे ज्यादा धनी राज्य कहां पर थे? दक्षिण में, जहां पर सबसे ज्यादा सोना चांदी सब था। क्यों था? क्योंकि उनके पास मसाले थे, मसाले बेचते थे और इन यूरोपियन से, अरबों से सोना लेते थे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा मसालों वाला, वाई स्पाइस ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट क्या है कि अरब भी आ रहे हैं व्यापार करने के लिए केरल की तरफ, वास्को ड गामा भी पहुंच गया है इधर घूम फिर के। तो अब आप ये बताओ कि इन अरबों का और इन यूरोपियंस का झगड़ा समंदर में फिर से होगा या नहीं होगा? बताइए फटाफट बताओ मुझे कि अरब एंड यूरोपियंस के बीच पहले जमीन पर झगड़ा हो चुका था और अब समंदर में भी लाशें गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? जल्दी बताओ। बिल्कुल। जतिन नेगी क्या पूछ रहे हो बेटा? सौर्य गलत जवाब। झगड़े होंगे, भयानक झगड़े होंगे, और मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में। ओके चलिए जरा आगे चलते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिएगा। ओके जतिन 1498, 1498 ठीक है भाई। चलिए स्क्रीन पर देखिए। अब जरा वास्को डिगामा से जुड़ी हुई कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। जरा आप स्क्रीन पर देखिए पहले। वास्को डिगामा से जुड़ी हुई कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग जरा कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे यहां से आगे। ठीक है भाई। ओके सो पहला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा इंडिया में कब आया? इन विच ईयर? और जवाब क्या है इसका? 1498 में आया था वास्को डिगामा। आफ्टर दिस वास्को डिगामा जब इंडिया में आया, ठीक है, व्हेन ही एंटर्ड इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर में इसका वेलकम किसने किया था? ठीक है भाई, यहां पर देख लीजिए वास्को डिगामा का इंडिया में वेलकम किसने किया, स्वागत किसने किया? और इसका वेलकम किया था किसने? जमोरिन ने। देखो आपको ये डायग्राम समझने होंगे, क्योंकि ये डायग्राम से अगर आप करेंगे तो चीजें बहुत आसान रहेंगी आपके लिए। और मैं जब भी हिस्ट्री पढ़ाता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, मैं डायग्राम्स का और मैप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएं। अच्छा भाई, जमोरिन कौन था? कौन था जमोरिन? जमोरिन था रूलर ऑफ कैलीकट। यह कैलीकट का शासक था। अच्छा भाई, वन मोर थिंग, वास्को डिगामा जो है वो किस जगह पर भारत पहुंचा? जगह कौन सी थी? व्हाट वाज द प्लेस? जगह कौन सी थी? और प्लेस था कैलीकट। इट्स वेरी सिंपल, कैलीकट कहां पर है? कैलीकट इज इन केरला। दिस प्लेस लाइज इन केरला। चलिए और आगे चलते हैं। वास्को डिगामा के शिप का नाम क्या था? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के अंदर में कि वास्को डिगामा के शिप का नाम क्या था? और वास्को डिगामा के शिप का नाम था साओ गैब्रियल। जिस जहाज से ये आया था हिंदुस्तान, उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। ठीक है भाई। और वास्को डिगामा इंडिया टोटल कितनी बार आया? टोटल कितनी बार आया वास्को डिगामा इंडिया? वास्को डिगामा इंडिया आया टोटल 3 टाइम्स। अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी बताऊंगा आपको कितनी कितनी बार, कैसे कैसे, क्या अचीवमेंट्स हैं। और वास्को डिगामा की जो डेथ है
ये डेथ कहां पर हुई थी इसकी? इसकी डेथ इंडिया में ही हुई थी, और इंडिया में एक जगह है केरल में, कोचीन। कोचीन के अंदर में वास्को डिगामा की डेथ हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मैप को देखिए, इस वेब डायग्राम को देखिए, और मुझे बताइए कि आपको समझने में कोई इशू तो नहीं है इसको, और जल्दी से आप मुझे बता दीजिए ये चीज। हाँ प्रतीक कौशिक, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, एंड अभी आप रुकिए, मैं उसका आंसर करता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। ठीक है भाई। अर्पित यादव बेटा 1524, अर्पित यादव 1524। सचिन एक बार दोबारा से क्वेश्चन भेज दीजिए। सचिन एक बार क्वेश्चन दोबारा से भेजिए बेटा। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसकी डेथ कब हुई थी, तो आप लोग सुन लीजिए 1524। वास्को डिगामा की जो डेथ है, ही डाइड इन द ईयर 1524, 1524 में इसकी डेथ हुई थी। ठीक है भाई, चलिए मैंने ईयर बता दिया है सबको। आ रही बात समझ में? चलिए भाई, आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है ये मुद्दा यहां तक। और आप बेटा आदित्य स्क्रीन पर देखो, लिखा तो है यहाँ पे नाम, साओ गैब्रियल। आदित्य, आई थिंक सो यू आर कंफर्टेबल, सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स टॉक अबाउट द थ्री वॉयेजेस ऑफ वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की जो 3 जर्नी है इंडिया के लिए, जरा उनकी बात करते हैं। 3 वॉयेजेस ऑफ वास्को टू इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जर्नी की तो बात हम लोगों ने कर ली, 1498, एंड दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ऋषभ दोनों चीजें हो रही थी। ऋषभ, बोथ द थिंग्स वर हैपनिंग, ओके, इन पैरेलल, दोनों चीजें चल रही थी ऋषभ। आप लेट्स मूव अहेड, अगला मुद्दा है 1502। यह है वास्को डिगामा की सेकेंड जर्नी, और वास्को डिगामा की थर्ड जर्नी जो है, दैट वाज इन द ईयर 1524, देयर ही डाइड। यहां पर 1524 में उसकी डेथ हो गई थी। 1502 में जब वास्को डिगामा इंडिया आया है सेकेंड टाइम पर, तो इसने इंडिया के अंदर में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की पोर्तुगीज की, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। और फर्स्ट फैक्ट्री पोर्तुगीज किधर लगी? व्हाट वाज द प्लेस? एंड दैट वाज कोचीन, केरला। पुर्तगालियों की भारत में जो पहली फैक्ट्री लगी, दैट वाज फाउंडेड इन कोचीन, केरला। ठीक है भाई, और मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब है यहाँ पे स्टोर हाउस। मीनिंग ऑफ वर्ड फैक्ट्री इज स्टोर हाउस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री है सो किसी चीज का कुछ प्रोडक्शन होता होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। जो भी आइटम्स ये भारत से खरीदते थे, उनको जिन जगहों पर स्टोर करते थे, उन जगहों को ही कहते थे फैक्ट्री। ओके, सो फैक्ट्री का मतलब है स्टोर हाउस। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अभी यहां से फिर क्या है, भारत के अंदर में पुर्तगालियों की जो पहली कैपिटल बनी है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पुर्तगीज। यार एक्चुअली कैपिटल का मतलब आप पता क्या समझोगे?
कैपिटल का मतलब आप सिंपल समझो कि जब ये भारत के अंदर में काम कर रहे थे, इनका हेडक्वार्टर कहां पर था, और इनका हेडक्वार्टर कहां पर था? पहला हेडक्वार्टर इनका था कोचीन के अंदर में। कहां पर था? कोचीन के अंदर में। ठीक है भाई। बाद में गोवा शिफ्ट होगा, लेकिन उसकी अलग कहानी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, अब जब इंडिया के अंदर में आ गए, व्यापार शुरू कर दिया, तो अब कई सारी दिक्कतें भी साथ में आएंगी, प्रॉब्लम्स भी साथ में आएंगी। कौन सी प्रॉब्लम साथ में आएंगी मैं बताता हूं अभी आपको। अभी सारी दिक्कतें आपको दिखेंगी यहाँ पे, जरा स्क्रीन पर देखिए। जरा स्क्रीन पर निगाह रखिएगा। देखिए, ये इंडिया है, और इंडिया से जब आप यूरोप की तरफ जाओगे तो यहां पर ये अफ्रीका का एरिया है, और अफ्रीका के इस एरिया में कौन सा देश है? यहां पर है सोमालिया, और सोमालिया में है समुद्री लुटेरे। ये पूरा का पूरा एरिया भरा पड़ा था समुद्री लुटेरों से, और यहां से लेकर के ये कैरेबियन सी वगैरह का, अटलांटिक का एरिया आएगा, यहां भी पायरेट्स हैं। मतलब कि क्या हुआ कि अगर यहां से ये लोग गुजरेंगे व्यापार करने के लिए, तो रास्ते में मिलेगा कैप्टन जैक स्पैरो, और वो पूछेगा, हाँ भाई अकेले अकेले, थोड़ा हमको भी तो देखे जाओ। और इसके अलावा दूसरी दिक्कत कौन है? अरब्स एंड तुर्क, क्योंकि वो भी इंडिया के साथ में मसाला व्यापार में जो है जुड़े हुए हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए पुर्तगीज गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को इंडिया में भेजा। एंड हु वाज द पर्सन? कौन था ये बंदा जिसको भारत भेजा गया? ये बंदा था अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है। एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पुर्तगालियों के इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में, जिन्होंने इंडिया के अंदर में पुर्तगीज पावर को मजबूत किया है। ठीक है भाई। ओके, सो पहला पुर्तगीज गवर्नर जनरल, फर्स्ट। अरे यार, मैंने जैक स्पैरो का नाम वैसे ले लिया था, तुम लोग गंभीर हो गए। मैंने जैक स्पैरो का नाम वैसे मजे मजे में ले लिया था भाई। ठीक है। ओके, अब तुम लोग जा रहे हो ब्लैक पर्ल के ऊपर में। ठीक है, अभी पूरी खानदान को उठा लाओगे तुम जैक स्पैरो के, तो दिक्कत हो जाएगी यार। ओके, सी ऑन द स्क्रीन व्हाट आई वाज टेलिंग। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर जनरल टू कम इन इंडिया। कौन था भाई भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल? और इसका नाम था अल्मेडा। हुआजी, आप शॉर्ट में नाम रखें, सिंपल नाम पकड़े। ठीक है भाई, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है, इसने इंडिया में काम किया। गवर्नर देखो आया तो पहले था, लेकिन गवर्नर जनरल की पोस्ट पर इसने काम किया। 1505 से लेकर 1509 तक काम किया इसने, और इसको लगातार अरब एंड तुर्क्स के साथ में लड़ना पड़ा। और इसके समय में बैटल ऑफ चौल हुए हैं, दो युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं चौल के युद्ध, जिन्हें हम लोग कहते हैं बैटल्स ऑफ चौल। चौल कहां पर है भाई? चौल इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। चौल जगह पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है। और दो युद्ध हुए थे यहाँ पे। पहला हुआ था 1508 में, 1508 में, और दूसरा हुआ था 1509 में। पहले में अल्मेडा हार गया था, और दूसरे में अल्मेडा जीत गया था। आपके एग्जाम बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहता है कि बैटल ऑफ चौल के अंदर में कौन से पुर्तगीज गवर्नर जनरल ने पार्टिसिपेट किया? एंड द आंसर इज अल्मेडा। अल्मेडा ने पार्टिसिपेट किया। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो पहले में अल्मेडा हार गया है, और दूसरे में अल्मेडा जीत गया है। ठीक है भाई, सिंपल स्टोरी है। चौल कहाँ है? महाराष्ट्र में है, आइलैंड है। अच्छा, अब अल्मेडा ने आगे क्या किया? अल्मेडा ने एक अगला कदम उठाया, और इसने समंदरों पर कब्जा करना शुरू किया। एंड ही स्टार्टेड अ ब्रांड न्यू पॉलिसी विच इज नोन एज, अब मैं इसको ना ब्लू से ही लिखूंगा। okay, and this is known as blue
water policy. What was that? Actually, in blue water policy, Portuguese controlled Indian Ocean and Atlantic Ocean. Actually, they controlled the sea route from India to Europe, and this policy is known as blue water policy. कि इस पूरे रूट के ऊपर में अगर कोई ट्रेड करेगा तो वो केवल पुर्तगीज ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा, और अगर किसी और को यहाँ पे ट्रेड करना है तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा किससे? पुर्तगालियों से। एंड दिस इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ब्लू वाटर पॉलिसी समझ में आई? पहले आप ये बताइए। आप अर्पित, ये युद्ध हुआ था बेटा अरब्स के साथ में, अरबों के साथ में। तुषार 1505 से 1509। आप एक्चुअली जब किसी पॉलिसी का डेवलपमेंट होता है तो वो किसी एक साल में नहीं आती है कि इस साल आ गई, पॉलिसी डेवलप होती है। आ रही बात समझ में? तो वैसे ही ये कहानी है कि ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, अल्मेडा ने इसको स्टार्ट किया था। कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं होगा, 1505 से 1509 के बीच में इस पॉलिसी का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपको ईयर के हिसाब से देखना है तो 1505 से 1509 के बीच में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है भाई। सीमांत बड़ी सिंपल सी स्टोरी है बेटा। पोर्तुगीज ट्राइड टू कंट्रोल the sea route from Europe to India, and this policy is known as blue water policy. Fine. बार्थोलोमिया डियाज भी पुर्तगाल का ही था, लेकिन वो फेल हो गया था। ठीक है भाई, चलिए मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है दोबारा से डियर। तनवीर, अमन, प्रतीक, सीमांत, आप लोग फटाफट रिप्लाई करो कि मैंने ये पॉलिसी दोबारा से बता दी है, दोबारा समझ आया कि नहीं। और इस पॉलिसी को लागू करने से पुर्तगालियों का ट्रेड सेफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी पॉलिसी में मैं एक टर्म और जोड़ रहा हूं और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सिंपल समझो, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दिया कि मैंने कहा कि अगर इस एरिया से गुजरना है तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो परमिशन लेनी पड़ रही थी ना, उस परमिशन को एक खास नाम दिया गया है, समझिएगा, उस परमिशन को एक खास नाम दिया गया है। ठीक है भाई। और इस परमिशन को कहते थे, परमिशन वाज नोन एज क्या कहते थे परमिशन को? परमिशन को कहते थे कार्टज आर्मेडा। परमिशन वाज नोन एज कार्टज आर्मेडा। ओके, तो ये एक किस्म का पेपर होता था और जिसके पास में ये कार्टज आर्मेडा होता था वो लोग इस रास्ते पर पुर्तगालियों के साथ साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, बट पुर्तगालियों की शर्तों के मुताबिक, और पुर्तगालियों को पैसे भी देने पड़ते थे कि तुम हमारे रूट पर ट्रेड कर रहे हो, देन यू हैव टू पे द टैक्स। गाइस, कार्टज आर्मेडा भी समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल। जो परमिशन लेनी पड़ती थी इस रास्ते पे ट्रेवल करने के लिए, दैट परमिशन वाज नोन एज कार्टज आर्मेडा। ठीक है भाई, ओके, फटाफट रिप्लाई करो। धीरज, तुम्हारा क्वेश्चन विजिबल नहीं हुआ मुझे, क्वेश्चन दोबारा भेजो धीरज। ओके फाइन, नाउ बिल्कुल हो सकता है धीरज, क्यों नहीं हो सकता है? मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर है तो मैं तुम्हारी मानी करूंगा ना। बिल्कुल धीरज, बिल्कुल हो सकता है। वहां पर कोई नियम नहीं है, वहां पर एक ही नियम है, जिसके पास ज्यादा पावर है वो कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल।
ओके सो आप चलिए स्क्रीन पर देखिए फटाफट आप लोग। आप अरे पायरेट्स को जरूरत पड़ेगा, तुम भी बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हो। मतलब चोर आएगा आपके घर, पूछेगा साहब चोरी कर ले, चोरी कर ले घर में आपके, ऐसे पूछेगा आपसे। बड़े जोक यार। राइट नाउ एट दैट टाइम दे वर पावरफुल एंड यू नो धीरज कि जो भी चीज पावर में होती है वो हमेशा पावर में नहीं रहती है, कभी ना कभी तो शेर को शेर मिलेगा, और जब अंग्रेज आएंगे तो इनकी बैंड बजाएंगे। चलिए इसके बाद में सेकंड पुर्तगीज गवर्नर जनरल की एंट्री होते हैं, एंड सेकंड पुर्तगीज गवर्नर जनरल जो था ही वाज आप एल्बुकर्क। ओहो, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एल्बुकर्क जिसने इंडिया में काम किया 1509 से 1515 तक, एंड ही वाज द सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर जनरल। इंडिया में काम करने वाला ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था, एल्बुकर्क। ठीक है भाई। निशांत अभी तो तुम्हारे मैसेज विजिबल हो रहे हैं मुझे, अभी तो दिखा है, ये मैसेज तो दिख रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले मुझे नहीं पता। और एल्बुकर्क जो है इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, एल्बुकर्क वॉन गोवा। एल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया, सबसे पहला काम तो उसने ये किया। एंड ही वॉन गोवा इन 1510, 1510 में इसने गोवा जीत लिया। एंड आफ्टर दिस एल्बुकर्क ने कुछ और भी काम किए हैं इंडिया के अंदर में, जैसे कि एल्बुकर्क बैंड सती सिस्टम। इसने गोवा और जहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था उसने इन क्षेत्रों में सती सिस्टम को, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। सती क्या होता था कि अगर पति की डेथ हो गई है तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जला दिया जाएगा। दैट वाज सती सिस्टम को बैन कर दिया। ओके एंड इसके अलावा इसने एक और काम किया, ही प्रमोटेड मैरिज विद इंडियन वुमेन। इसने भारतीय महिलाओं के साथ शादियों को प्रोत्साहित किया। इसने अपने सैनिकों को बोला कि भारतीय महिलाओं के साथ शादी करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम भारतीय महिलाओं के साथ शादियां करोगे तो हमारी आबादी बढ़ेगी, और इसकी वजह से भारत में पुर्तगालियों का बहुत जबरदस्त विरोध होगा, क्योंकि पुर्तगाली जो है रिलीजियसली इनटॉलरेंट हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर में धार्मिक सहिष्णुता जिसे हम लोग कहते हैं, कम्युनल हार्मनी जिसे हम लोग कहते हैं, वो चीज इन्होंने इंडिया के अंदर में शो नहीं की। आ रही बात समझ में? और इस वजह से भारत के अंदर में इन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। फाइन, कम्युनल हार्मनी शो नहीं किया है इन लोगों ने। फाइन, चलिए आप सचिन पांडे, इसने गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह को हरा करके। यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था, और बीजापुर और गोवा ये सारा एक ही एरिया होता था पहले, तो इसने यूसुफ आदिल शाह को हराया और पूरा गोवा उसके कब्जे से छीन लिया। अच्छा भाई, इसके बाद में एक और आता है इंडिया के अंदर में थर्ड नंबर पर, थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर जनरल। कौन था भाई? और थर्ड पुर्तगीज गवर्नर जनरल था कुन्हा। तीसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो भारत आया उसका नाम था कुन्हा। ठीक है भाई। और कुन्हा जो है इसने इंडिया में काम किया है 1529 से लेकर के 1538 तक इसने इंडिया में काम किया है। ठीक है भाई। ओके, विशाल मैंने अभी अभी नाम बताया है यूसुफ आदिल शाह, पर्सन का नाम था यूसुफ आदिल शाह। अच्छा भाई,
तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या, कुन्हा की एंट्री होती है और कुन्हा शिफ्टेड कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज फ्रॉम कोचीन टू गोवा। पोर्तुगियों की राजधानी जो कि कोचीन के अंदर में थी, इस कैपिटल को कोचीन से गोवा की तरफ शिफ्ट किया। कुन्हा ने इसको कोचीन से गोवा की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है भाई। और अब गोवा एक लंबे समय तक इनकी राजधानी बनी रहेगी। और ये शिफ्टिंग कब हुई थी, 1530 में हुई थी ये शिफ्टिंग, ठीक है भाई। तो पुर्तगालियों की भारत में पहली कैपिटल कौन सी थी, कोचीन, और सेकंड कैपिटल क्या थी भारत में इनकी, सेकंड कैपिटल वाज गोवा, दूसरी राजधानी गोवा थी, ठीक है भाई। आप जतिन नेगी, इस बीच में कई सारे टेम्परेरी लोगों ने काम किया, वास्को डिगामा की फैमिली के लोगों ने काम किया। वास्को डिगामा खुद भी गवर्नर जनरल बनकर के आया था, बट ही डाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एक होते हैं एक्टिंग गवर्नर जनरल्स वर वर्किंग इन बिटवीन, एंड जो एक फुल टाइम जो गवर्नर जनरल आया है, ही वाज द कुन्हा इन द 1529। आई होप सो जतिन नेगी यू गॉट द आंसर, आपको जवाब मिल गया। और निशांत कुमार सिंह, वास्को डिगामा की डेथ बीमारी से हुई थी, एक लंबी यात्रा करके आया था, बीमार पड़ गया कोचीन के अंदर में, बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। सो मेरे हिसाब से मैंने आपके सारे आंसर्स जो है दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एंड बात करते हैं जरा कॉन्ट्रीब्यूशंस की, बात करते हैं योगदान की। बात करते हैं इंडिया के अंदर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहा, इनके योगदान क्या रहे, क्या नई चीजें इन्होंने इंडिया में स्टार्ट की, ठीक है भाई। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं गाइस, तो इन्होंने इंडिया के अंदर में मेज, मक्के की खेती को स्टार्ट करवाया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के अंदर में टोबैको, तंबाकू का इस्तेमाल, तंबाकू की जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट करवाई। इन्होंने इंडिया के अंदर पोटैटो की फार्मिंग स्टार्ट करवाई, आलू की खेती आरंभ करवाई, ठीक है भाई। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस, जी हाँ, इन्होंने भारत के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्ट करवाया, ठीक है भाई। प्रिंटिंग प्रेस को इन्होंने इंडिया में स्टार्ट करवाया था इन द ईयर 1556। और पूरी दुनिया के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आया था, मैं नोट में यहां लिख देता हूं, ग्यूटेनबर्ग। देयर वाज अ पर्सन इन जर्मनी, नाम था इसका ग्यूटेनबर्ग। ग्यूटेनबर्ग ने 1456 में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। हरी बात समझ में, प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी 1456 में, और भारत में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की एंट्री होती है पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है भाई। आप पुर्तगालियों का एग्जिट कैसे होता है इंडिया से, इनका एग्जिट कैसे हुआ, जरा उसकी बात कर ले। देखिए पुर्तगीज की बात करें तो इनके ऊपर में एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, गलत लिख दिया मैंने, पुर्तगालियों के ऊपर में एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ओके। एग्जिट की बात करें तो प्रिंसिपल इनके ऊपर लागू होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। पुर्तगालियों के ऊपर में जो है बेटा अर्पित जर्मनी के थे, मैं बोला अभी जर्मनी के, ठीक है, ओके। फर्स्ट इन लास्ट आउट, पुर्तगाली सबसे पहले आए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान आजाद कब हुआ, इन द ईयर 1947 हमारा देश आजाद हुआ। अच्छा, जब देश आजाद हुआ तो भारत के अंदर पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, छोटे छोटे एरिया में थे। जैसे कि पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली कहां पर थे, पुर्तगाली थे मुख्य रूप से गोवा में, और कहां पर, दमन और दीव में। गोवा, दमन और दीव, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पुर्तगाली बैठे हुए थे। भारत सरकार ने सबसे बात किया, छोड़ो हमारा देश अभी हम आजाद है, तो इन लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा सा वक्त दे दो। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, आप वक्त देना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बना हुआ था, और अलग अलग दुनिया भर के अंदर में छोटे छोटे देश आजाद हो रहे थे, बड़े बड़े देश आजाद हो रहे थे। तो अब इन सारी समस्याओं का समाधान तो पीसफुल तरीके से होना था।
और भाई बहुत सीधी सी बात यहाँ पर यह भी थी कि आप अब इन्हीं देशों के साथ मिल करके हमको इंटरनेशनल लेवल पे काम भी करना था। तो भाई दुश्मनी को लेकर के तो आप चल नहीं सकते हो। तो हमने एक डेडलाइन तय कर लिया 1956 का कि 1956 तक आप लोग चले जाना। ठीक है भाई, डेडलाइन डिसाइड हो गया, मामला सेट हो गया, चले जाएंगे भाई। लेकिन पुर्तगाली तो गए नहीं, इनके तो नियत खराब हो गई कि हम नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे। और बताओ, और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को एक कदम उठाना पड़ा। क्या करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को? भाई जब प्यार से कोई नहीं मानता है तो मार से मानेगा। और ऐसे में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। आप एक सेकेंड, सब कुछ मिक्स होने वाला था, बच गया। देखिए, इंडियन नेवी परफॉर्म्ड ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन विजय किसने परफॉर्म किया था? इंडियन नेवी ने। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी ने परफॉर्म किया था इसको। और ऑपरेशन विजय परफॉर्म करके जो हमारी इंडियन नेवी थी, उसने इन पुर्तगालियों को यहां से भगा दिया, इन्हें कैद कर लिया गया, इनको डिपोर्ट कर दिया गया, डिपोर्ट किया गया था इनको। और इस तरीके से जो हमारा गोवा दमन दीव वाला एरिया है वो भी आजाद हुआ। सबसे आखिर में जो हिस्सा हमारा आजाद हुआ है वो एरिया कौन सा था? वो एरिया था गोवा। और गोवा के बारे में कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा। गोवा जो है 1961 से लेकर के 1987 तक यूनियन टेरिटरी रहा है, यूनियन टेरिटरी रहा है। और गोवा को 1987 में, गोवा को 1987 में दर्जा मिला है किसका? स्टेट का। ये राज्य का दर्जा प्राप्त किया यहाँ पे। अच्छा, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब तक दमन दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी था। लेकिन आप लोग ध्यान देना स्टूडेंट्स कि दमन दीव और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ध्यान रखना। तो भारत में अभी जो यूनियन टेरिटरी है वो कितनी है? 8। 9 हो गई थी, लद्दाख जम्मू कश्मीर बनने के बाद 9 हो गई थी, लेकिन अभी कितनी है? 8 है ये। ठीक है भाई, ओके, क्योंकि दो को मर्ज करके एक बना दिया है। एक बात और, कारगिल के अंदर में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था दैट वाज ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय नेवी का अलग है। नेवी का कौन सा है? गोवा का जो फ्रीडम था उसको हम लोग ऑपरेशन विजय कहते हैं। और जो नेवी का है वो ऑपरेशन विजय गोवा वाला है। और जो आर्मी का है कारगिल वाला है ऑपरेशन विजय। ठीक है भाई, तो ऑपरेशन विजय में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है भाई, आप लोग फटाफट मुझे रिप्लाई भेजिए कि आज का सेशन कैसा रहा। आप लोगों को हिस्ट्री को लेकर के जो एक डर रहता है वो डर दूर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये बताइए। जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर चुके थे और दोबारा से आए हैं, वो बच्चों को कैसा लग रहा है? कंटेंट उनको बढ़ के मिल रहा है, डेप्थ ज्यादा मिल रही है? फटाफट आप लोग रिप्लाई कीजिए। और उसके बाद फिर मैं जो है स्टार्ट करता हूं ऑडियो क्वेरीज। ओके गाइस, चलिए आपकी ऑडियो क्वेरीज दे दी जाए। और आपके हैंड रेस, ठीक है, बताइए भाई। आदित्य बोलिए बेटा।
सर मैं लिख नहीं पाया था। लिखना नहीं था लिखना नहीं था, ठीक है। आपको सारी पीडीएफ जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, वो इसके अलावा जो मेरे क्लास के नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सर करंट अफेयर वाला क्या बताया था आपने? बेटा करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में चलती है 8:30 से 9:30 सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सर आज ही से वो, सर आज ही से वो शुरू होगा? बेटा वो तो डेली चल रही है, पिछले 2 महीने चल रही है, ठीक है। अब चूंकि आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप कल से उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके। शक्ति बोलिए बेटा। हेलो सर। बेटा अविनाश, हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने बताया वास्को डिगामा का शिप था, क्या ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है? हाँ ऑब्वियसली, मैं देखो सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो शिप के नाम 4-5 बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अच्छा सर, मैं एक और चीज जानना चाह रहा था। हाँ बोलो जल्दी। सर ये जो पोर्टुगीज कैपिटल जो शिफ्ट हुआ था, सर इस पे आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे क्या? कौन सा मुद्दा बेटा? जो सर पोर्टुगीज ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कोचीन से गोवा। That's very simple dear. They shifted simply the capital from Cochin to Goa, क्योंकि गोवा उनके लिए ज्यादा feasible था, वहां का क्लाइमेट उनको ज्यादा सूट कर रहा था। That's why लंबे बीचेस, लाइक जैसे पुर्तगाल के अंदर में खुले बीचेस थे, क्लाइमेट था ऐसा, वैसा गोवा में मिल रहा था। That's why they shifted from Cochin to Goa. That's simple, आसान है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके अविनाश। यस सर। आदित्य बोलिए बेटा। आदित्य जल्दी बोलो बेटा। सर मुझे ये क्वेश्चन था कि जो आपकी ये हेलो एक सेकंड। रोहित गिल। यस सर। जल्दी बेटा रोहित। और सर में आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। सर ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्मेडा ने इंट्रोड्यूस की थी सर, हाँ हाँ, ये एल्बुकुर्क और पूना के टाइम पे भी मतलब एक्शन में थी या फिर वो डीकमीशन हो गई थी उसके साथ, अल्मेडा के साथ? नो 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 नो, डीकमीशन नहीं हुआ बेटा, तो लगातार चलता रहा पॉलिसी है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके ठीक, ओके। तनवीर बोलिए बेटा। तनवीर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तनवीर बोलो बेटा, क्वेश्चन पूछो। तनवीर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी में दिक्कत है बेटा। जी सर। हेलो हाँ तनवीर बोलो। सर ये कार्टेज अल्मेडा परमिशन थी। हाँ बेटा, परमिशन का नाम था। सर ये जो इंडिया के लिए रूट था पोर्तुगीज का, ठीक है उसमें अरब्स भी आते थे बीच में। बेटा, अरब जो आते थे ना, वो लोग आते थे जो फारस की खाड़ी वाला रास्ता है ना, पर्शियन गल्फ वाला रास्ता, वो लोग उस रास्ते से आते थे, अरेबियन सी होते हुए। और जो यूरोपियन आते थे वो आते थे अटलांटिक से होते हुए, मालदीव के रास्ते से होते हुए केरला पहुंचते थे, ठीक है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आकर के मिलते एक ही जगह पर है, केरला के अंदर। तो ये सर परमिशन जो थी पोर्तुगीज के लिए थी। बेटा पुर्तगाली तो वहां के मालिक हैं, वो तो दूसरों का परमिशन देंगे बेटा, अच्छा सर। ठीक है।
ठीक है सर। ओके डियर। धीरज बोलिए बेटा। हेलो सर, वो मेरा लेक्चर को लेके तो सर कोई वो नहीं है कि लेक्चर बहुत अच्छा था सर। ठीक है। सर वैसे मेरा एक ये है कि जैसे मैं आपके लेक्चर देखूं और ये रिवाइज कर लूं बाद में तो एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल होगा इसके बेटा, क्यों नहीं होगा। इससे अलग से करने के लिए सर कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत है सर? नहीं, आप मैं ये काम करूंगा, आपका जो ग्रुप बनेगा ना, उस ग्रुप के अंदर मैं एक वीडियो भिजवा दूंगा, या तो सफलता के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर सर्च करो 450 प्लस बाइसुजीत सर, ठीक है। उस वीडियो को आप देखो तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कौन कौन से सेगमेंट के ऊपर में कितनी कितनी पढ़ाई करनी है। भाई आप एक सिंपल बात समझो ना, हमें सिलेक्शन निकालना है, हमें टीचर नहीं बनना है, ठीक है। यस तो आप उस रणनीति को समझिए, और आपको जितना जरूरी है इस एग्जाम के लिए उससे ज्यादा ही हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और सर जैसे जैसे ऐसा हमको पता है जैसे हिस्ट्री और साइंस और फिजिक्स वगैरह आपस में अपोजिट सब्जेक्ट है सर थोड़े, हाँ बिल्कुल सही बात है। दोनों को सर एक साथ लेके कैसे चले सर? अब तो ये तो वही बात हो गई कि सर अब क्या करूं, लद्दाख में पोस्टिंग लूं कि ना लूं, तो जाना ही पड़ेगा ना लद्दाख। जब वो क्या बोलते हैं, जब ओखली ने सर दे दिया तो फिर मूसल तो पड़ेंगे बेटा, यस सर। ठीक है। वो बस सोचो, क्लासेस चलती जाएंगी और क्लासेस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। संदीप बोलिए बेटा। संदीप बोलिए, आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही आप तक मेरी। सौरभ आवाज आ रही है? जी सर। सर बोलो गुड बेटा। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा। सर मैं ये कह रहा था इन सभी की जो है डेट्स याद करना जरूरी है सर, ईयर्स इन सभी की। नो माय डियर, यू नीड नॉट टू मग अप द डेट्स, ओके। जो ईयर्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताऊंगा कि आपको ये करना है, केवल वही करने हैं, ठीक है। जी सर। सर सर आपने कहा था कि वो जो अरब्स थे वो और जो पुर्तगीज थे सर, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे सर। उनमें जब युद्ध हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, तो सर उसमें कौन जीता था? पुर्तगीज। पहले वाले में तो अरब जीत गए, जो अल्मेडा के टाइम पे, देखो मैं बता रहा हूँ जो अल्मेडा के टाइम पे युद्ध हुए थे, ठीक है। बैटल ऑफ चौल जो मैंने पढ़ाया था आपको, जो हमारे मतलब का है यहाँ पे, तो चौल में पहले वाले में तो अरब जीत गए, लेकिन दूसरे वाले में अल्मेडा ने उनको हरा करके उनकी मोनोपोली को ब्रेक कर दिया, और इसी वजह से पुर्तगीज इंडिया में बच पाए, ठीक है। सर सर जो पुर्तगीज थे सर, उन्होंने किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला इंडिया पर कि इनके साथ मत करो व्यापार? बिल्कुल करेंगे यार, सब कुछ होगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलेगा भाई। लेकिन अब बात यही है ना कि इतना उतनी गहराई में हमको उतरना नहीं है ना। अच्छा सर। हमें टीचर नहीं बनना ना, आपको मैं टीचर बनाने के लिए नहीं आया ना, यहाँ पे एग्जाम निकलवाने आया हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। हर्षित आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज ही नहीं पहुंच रही हर्षित तक हमारी। ओके, आप विशाल जी मीटिंग क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। हेलो। हाँ शक्ति बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो इन्होंने अपना कैपिटल, पोर्टुगीज ने अपनी कैपिटल चेंज की थी, इसके पीछे कोई रीजन था मेन? बेटा गोवा उनके लिए ज्यादा बेहतर जगह थी बनस्पत कोचीन के। गोवा में आप देखो ना, बीचेस कितने शानदार है। हाँ सर। गोवा के अंदर में जो है उनको एकदम पुर्तगाल का मिनी पुर्तगाल उनके लिए था गोवा, ठीक है। गोवा से ट्रेड करना उनके लिए ज्यादा आसान था। वहां पे जो वाटर है, पानी भी गहरा है गोवा के अंदर में, जहाज आसानी से आ जा सकते थे।
तो ये सब जगहें थी, रहने के लिए अच्छा था, व्यापार के लिए अच्छा था, तो वहां चले गए वो। और कोचिन पास में, ये कोचिन बहुत दूर नहीं है वहां से, ठीक है। अच्छा और देखो ठीक है उनके उनके लोग तो कोचिन में भी रहेंगे, सीधी सी बात है, उनका बस हेडक्वार्टर गोवा चला गया, दैट्स इट। ओके सर। ओके। आप विशाल जी मीटिंग क्लोज कर दीजिए, देयर इज नो मोर वेरीज।